अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के बाबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। आई एम मोहम्मद हसन सिद्दीक। आज सुबह आप बीआईए का पेपर देके आ रहे। बीआईए के पेपर से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें लास्ट डे की स्ट्रेटेजी बताई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि मैं अपना इंट्रोडक्शन रखता हूँ ड्यू किस और वीडियो के लिए, क्योंकि आपका उस वक्त टाइम क्रूशल था। अब जब आपका पेपर हो चुका है, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन सिद्दीक है। एसटीडी सॉल्यूशंस में मैं कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कैफ 7 बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा रिसेंटली मैंने सी5 की अटेम्प्ट ली थी और मैंने 6 पेपर एक ही अटेम्प्ट में पास किए थे, और ये पहली बार हुआ था आई कैप की हिस्ट्री में। उसके साथ मैं एसीसी क्वालिफाइड भी हूँ एंड मैंने सीएफए लेवल 1 भी पास किया हुआ है। अगर ये बीआईए पेपर की बात करें, ये आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी में पहला फाइनेंस का पेपर है। और दूसरा फाइनेंस का पेपर आप देखेंगे अपने सीए फाइनल में, जो कि सी4 है, जो पहले बीएफडी हुआ करता था, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, उसका नाम अब हो गया स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस। मैं अभी अपनी जर्नी में 5 फाइनेंस के पेपर दे चुका हूँ। 2 दे चुका हूँ सीए के अंदर। सीए के अंदर एक तो एमएफए, जिसका नाम चेंज हो गया बीआईए हो गया, और दूसरा आपका सी4 है, जो मेरे वक्त बीएफडी हुआ करता था, अब वो भी क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस। उसके अलावा 2 फाइनेंस के पेपर मैंने एसीसीए में भी दिए हुए हैं। एक हमारे पास F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और दूसरा प्रोफेशनल का पेपर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एएफएम। और पांचवा मैं फाइनेंस का पेपर जो मैंने दिया है वो सीएफए का है, और सीएफए में मैंने लेवल 1 अभी पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। सीएफए आपका प्योर फाइनेंस की फील्ड है। ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके साथ मेरी अभी आर्टिकलशिप चल रही है फर्ग्यूसन के अंदर। मैं फाइनेंस सेक्टर ऑडिट में होता हूँ, जिसमें हम लोग बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस के ऑडिट देख रहे होते हैं। आज के पेपर को डिस्कस करते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है फाइनेंस की फील्ड के अंदर। दूसरा, मैंने आज स्टूडेंट से बात की, उनसे फीडबैक लिया कि कहाँ मुश्किल पेश आई है आपको। और तीसरा, हमने पुरानी अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स को एनालाइज किया है। इन तीनों चीजों को देखते हुए हमने एक ट्रेंड नोटिस किया है। अब एग्जामिनर का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर पेपर की बात करें, हमारे पास 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी। सेक्शन ए है हमारे पास मैनेजरियल थ्योरी और सस्टेनेबिलिटी। सेक्शन बी हमारे पास है फाइनेंशियल न्यूमेरिकल। पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के जो भी सवाल आता है, कोई भी सवाल उठा लो, उस पे देख लो क्या फ्रेमिंग से आपका काम हो सकता था, नहीं। क्या रोड लैंडिंग से आपका काम हो सकता था, नहीं। कोई भी सवाल उठा लो, वो सिनेरियो से पूछ रहा है। एग्जामिनर की सिंपल अप्रोच है कि अब आपको क्रैमिंग नहीं करनी, आपको रोड लर्निंग नहीं करनी। अगर आप आज क्रैमिंग करके गए हो, तो अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से कि आपने आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया सेक्शन ए के अंदर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें इस पेपर की तैयारी करनी है, हमें क्रैमिंग नहीं करनी, हमें रोड लर्निंग नहीं करनी, हमें सिनेरियो को असेस करना है, सिनेरियो को समझना है, फिर अपने आंसर को ड्राफ्ट करना है, अपने मॉडल को लिंक करना है। आपको मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोडर 5 फोर्सेस है, उसकी 5 फोर्सेस पता होनी चाहिए कि अर्थ फोर्स का क्या मतलब है। फिर अपना सिनेरियो, जो क्वेश्चन आया होगा, जो सवाल आया है, उस बिज़नेस को समझना है, उस बिज़नेस पे फिर वो मॉडल अप्लाई करना है। इसका सिंपल क्या सॉल्यूशन था? इसका सिंपल ये सॉल्यूशन था कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, तो आपको एज़ अ सीएफओ बन के सोचना है, एज़ अ की डिसीजन मेकर या बोर्ड मेंबर बन के सोचना है। आपको एक अकाउंटेंट या मुंशी बनकर नहीं सोचना। आपको ये केस स्टडी आई है, तो ऐसे सोचना था कि ये मेरा बिज़नेस है, इस बिज़नेस में ये हो रहा है, इस बिज़नेस में वो हो रहा है। फिर सवाल को पढ़ना था और उस आंसर को ड्राफ्ट करना था। मॉडल अप्लाई करना मुश्किल नहीं है, मॉडल को याद करना मुश्किल नहीं है, सिनेरियो को पढ़ के उसको ड्राफ्ट करना, यही तो एग्जामिनर चाह रहा है आपसे। तो अगर क्वेश्चन 2 भी देखो, उसने क्या बोला हुआ है कि इस सिनेरियो के हिसाब से मुझे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स बताओ। फिर अगर इसमें बी पार्ट भी देखें कि ये ब्रांड जस्टिफाइड है या नहीं, एनडब्ल्यूएल ने क्लेम किया है। ये सिनेरियो नहीं पढ़ोगे, सिनेरियो के बगैर इसको समझने के बगैर आप आंसर को ड्राफ्ट ही नहीं कर सकते। इसमें भी देख लो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी टू एनडब्ल्यूएल, एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर एनडब्ल्यूएल। ऐसी कोई भी सवाल में चले जाओ, क्वेश्चन 3 में आ जाओ, स्वॉट एनालिसिस करनी है। मॉडल तो पता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, पॉइंटर्स भी मुझे पता है अंदर क्या-क्या आते हैं। लेकिन अगर आपने सिनेरियो को समझा नहीं, तो आप आंसर ड्राफ्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आपको समझना है ये मेरा बिज़नेस है, इस बिज़नेस के अंदर ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये अपॉर्चुनिटी, ये थ्रेट है। वो कैसे मैं समझूँगा? वो मैं समझूँगा सिनेरियो को असेस करके। कोई भी आप सेक्शन ए का सवाल निकाल लें, सब में क्या हुआ? अब इसमें देखिए पार्ट 2 में रिकमेंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू मैनेजमेंट फॉर इंप्रूविंग ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये क्यों पूछ रहा है? ये ऐसे जनरली मैं क्रैमिंग करके तो आंसर नहीं कर सकता ना। मैं सिनेरियो को पढ़ता, इस सिनेरियो को असेस करता, उसके बाद ही ये सिर्फ आंसर कर सकता था। तो हमें सेक्शन ए से ये पता चलता है कि क्रैमिंग करके नहीं जानी। क्रैमिंग रोड लर्निंग करके नहीं जानी। क्रैमिंग करनी है तो सिर्फ मॉडल की करनी है। मॉडल के अंदर क्या सब हेडिंग्स है उनकी करनी है, और वो क्या करती है।
मेन आपका जो काम है वो क्या है, सिनेरियो को असेस करके आंसर को ड्राफ्ट करना, सिंपल। सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में मैंने स्टूडेंट से जो पूछा, डिस्कस किया और मैंने खुद आइडेंटिफाई किया, कुछ मुश्किल एडजस्टमेंट्स निकाल लिए अपने कुछ सवालत में, उनको सॉल्व करते और उनको देखते कि क्या आपने वो सही किया या नहीं। The project requires an initial capital investment of 250 million। 250 million की capital investment चाहिए to establish production facility। उस production facility को establish करने के लिए 250 million चाहिए। The amount includes 50 million incurred last year on feasibility studies and prototype testing। ये बोला है मैं 15 मिलियन ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूँ फीजिबिलिटी स्टडी में। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट को प्रोसीड करो या नहीं, मैं प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाओ या नहीं लगाओ, मेरे 15 मिलियन डूब चुके हैं, मेरे 15 मिलियन इस्तेमाल हो चुके हैं, मेरे वो 15 मिलियन वापस नहीं आ सकते। और जो पैसा लग चुका होता है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सunk कॉस्ट। संक कॉस्ट वो है जो डूब गई है, जो संक हो गई है, वो पैसा वापस नहीं आ सकता। तो जो पैसा वापस नहीं आ सकता उसको मैं अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते वक्त कंसिडर भी नहीं करूंगा। तो ईयर जीरो में बहुत से बच्चों ने 250 मिलियन का आउटफ्लो दिखा दिया है, जबकि ये 15 मिलियन को आपको एक्सक्लूड कर देना था, क्योंकि ये ऑलरेडी खर्च हो चुके। और रेलेवेंट क्वेश्चन में हमने देखा है सम कॉस्ट कभी भी नहीं आती इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के प्रोसेस में। तो ईयर जीरो में आपका आउटफ्लो क्या दिखाना आपको चाहिए था, 250 माइनस 15, और आप आउटफ्लो दिखाते 235 मिलियन का। ये एक एडजस्टमेंट थी जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल हुई। इसके बाद जो दूसरी एडजस्टमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स को असेस करने में मुश्किल हुई, वो हमारे पास नंबर 6 है। देखते क्या है, एनटीआई करंटली सेल्स एन एग्जिस्टिंग बैटरी प्रोडक्ट पावर सेल। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में करंटली एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, पावर सेल। जनरेटिंग अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 12,000 पर यूनिट एट टर्न प्राइसेस। वो जनरेट करता है पर यूनिट 12,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। द लॉन्च ऑफ सनवर्ल्ड। सनवर्ल्ड का नया प्रोडक्ट जो लॉन्च करने जा रहा हो, इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस पावर से सेल्स बाय 1000 यूनिट्स पर ईयर। इसका मतलब मैं जो सन वर्ल्ड लॉन्च करने वाला हूँ, इसकी वजह से जो मेरा पुराना प्रोडक्ट था पावर पावर सेल, उसकी कितने सेल्स डिक्लाइन होने वाली है, 1000 से हर साल से डिक्लाइन होने वाली है। with the loss contribution margin increasing at 5% per annum throughout the project life cycle। अब ये जो 5% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखा हुआ है ना, ये लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीजिंग 5% पर एनम, इधर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। स्टूडेंट्स ने क्या किया, हर साल 12 मिलियन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आउटफ्लो दिखा दिया। ये नहीं करना था, इसको इन्फ्लेट करना था। किस तरह करना था इसको समझते, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा करंट क्या है, 12,000 का है। अब बोल रहा है ये जो 12,000 में कमा सकता था, नहीं कमा पा रहा पर यूनिट, ये 12,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हर साल बढ़ते जा रहा है। मतलब 12,000 का अगले साल 12,000 का 5% और बढ़ गया, उसके बाद 5% और बढ़ गया। इसका मतलब मैं जो जो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मेरा बढ़ते जा रहा है। तो सिंपली इसको इन्फ्लेट करना था। अगर इसको सिंपली किस तरह करेंगे, हमारे पास पर यूनिट कितना मार्जिन है, 12,000 का, और कितने यूनिट्स कम हो रहे, 1000 यूनिट्स हो रहे, तो इंटू 1000 किया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 12 मिलियन आ गया। ये हमारा क्या है, ईयर जीरो के अंदर। अगर मैं ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर 5, सही है। सबसे पहले ईयर वन में हमारा क्या है, 12 मिलियन का लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था कि मैं जो ये नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके चक्कर में मेरा पुराना प्रोडक्ट कम बिकेगा और मुझे कितना लॉस हो रहा है, मैं कितना प्रॉफिट कम कमा पा रहा हूँ, 12 मिलियन का। लेकिन पहले साल ये बढ़ चुका है, ये मार्जिन बढ़ चुका है, कितने से बढ़ चुका है, 5% से। तो ये आपका 100% था, इसको हम लोग क्या करेंगे, 105%। हमने इसके अंदर क्या शामिल कर दिया, 5% का वो कॉन्ट्रीब्यूशन की इन्फ्लेशन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.6 मिलियन। फिर वापस ईयर टू में हमारे पास 12.6 है, इसको आप क्या करेंगे, 105% से वापस मल्टीप्लाई करेंगे। हर साल 5% का इंक्रीज आ रहा है, एक इन्फ्लेशन वाला इफेक्ट आ रहा है। तो सिंपल आपके पास यहाँ भी आंसर आ जाएगा। इस तरह आप ईयर थ्री में भी करेंगे, ईयर फोर में भी करेंगे, ईयर फाइव में भी करेंगे। तो इस तरह इस एडजस्टमेंट को डील करना था। तो ये 5 आउटफ्लो थे हर साल। ईयर 1 में 12.6 का, फिर 13.23 का, फिर 13.89 का, फिर 14.59 का, और ईयर 5 में 15.32 का। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आउटफ्लोस थे। अच्छा, ये ईयर 0 की सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैंने निकाली, ऐसा ना हो कोई स्टूडेंट समझे कि ईयर 0 में भी लेनी थी। ईयर 0 में कोई एडजस्टमेंट नहीं आनी थी, सिर्फ ईयर 1 टू ईयर 5 ये एडजस्टमेंट्स आपकी आनी थी। फिर हमारे पास जो तीसरी एडजस्टमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल पेश आई है, वो डेप्रिसिएशन की है। अगर आप इस एडजस्टमेंट को पढ़े, डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पसेस विल बी चार्ज एट 40% पर एनम ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
डेप्रिसिएशन का रेट और मेथड बता दिया है। द प्रोजेक्ट क्वालिफाइज फॉर 3 ईयर टैक्स हॉलीडे। जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें क्या मिल रहा है, 3 साल की टैक्स हॉलीडे मिल रहा है, कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा पहले 3 साल। आफ्टर विच प्रॉफिट्स विल बी टैक्स एट 30%, उसके बाद 30% का टैक्स लगेगा। टैक्सेस आर पेबल इन द ईयर दे arise, and tax losses during tax holiday cannot be carried forward. Taxes are payable in the year they arise, इसका मतलब कैश फ्लो उसी साल होने वाला है जिस साल वो टैक्स आए। मतलब ईयर वन में जो टैक्स आएगा वो ईयर वन में पे होगा, तो एडजस्टमेंट वैसे आनी चाहिए। लेकिन पूरा पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है, हमारा जो ईयर वन से लेके ईयर थ्री है, ईयर वन से लेके ईयर थ्री है वो टैक्स हॉलीडे, मतलब ईयर वन से लेके ईयर थ्री नो टैक्स। ईयर फोर में हमारा टैक्स चार्ज होगा, और ईयर फोर में जब टैक्स चार्ज होगा तो हम लोग टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन का अफेक्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स ने गलती की, स्टूडेंट्स ने दो टाइप की गलतियां की है। एक तो इस टैक्स हॉलीडे को इग्नोर कर लिया और नॉर्मल जो आपका ट्रीटमेंट होता है टैक्स का उसको लेके चले। और जो दूसरी गलती की है ना स्टूडेंट्स ने, वो ये है कि उन्होंने डब्ल्यू कैलकुलेट नहीं की, उन्होंने सही डब्ल्यू कैलकुलेट नहीं की। जब पहले 3 साल टैक्स चार्ज नहीं हो रहा, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन निकाल के डब्ल्यू कैलकुलेट करनी थी, ताकि ईयर फोर में जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करें तो आपको जो टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन निकालनी है वो ईयर फोर की ओपनिंग डब्ल्यू के साथ से निकालनी थी। तो उन्होंने जो पहली डेप्रिसिएशन ही चार्ज की ना, वो ईयर फोर में किए और गलत डब्ल्यू के साथ किए। इसको देखते ही किस तरह होने का था। चलिए डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, हमारे पास प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 235 मिलियन। ये 235 कहाँ से आया, अभी हमने ऊपर देखा जो 250 मिलियन था उसमें से 15 मिलियन आपकी संक कॉस्ट थी, तो उसको माइनस किया एंड हमारे पास 235 मिलियन आ गया। हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और हमारे पास रेट जो है वो कितने का है, 40%। तो ईयर वन की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ईयर वन की डेप्रिसिएशन निकालते हैं 235 इंटू 40%। तो ये हमारे पास आ गई 94 मिलियन डेप्रीसिएशन है। ये डेप्रीसिएशन हमारे कोई काम की नहीं है, इससे कुछ भी नहीं करना, लेकिन हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। तो डब्ल्यू निकालते हैं, ईयर वन के एंड में डब्ल्यू कितनी हो गई, 235 माइनस 94 विच गिव्स अस 141 मिलियन। ईयर टू की निकालते हैं, ईयर टू में हमें क्या करना है, डब्ल्यू हमारे पास क्या है, 141 मिलियन। 141 मिलियन का हम लोग कितना लेंगे, 40% लेंगे, और हमारे पास आ जाएगी ईयर टू की डेप्रिसिएशन विच इज 56.4। और हमारे पास डब्ल्यू आ गई है 141 माइनस 56.4, और ये हमारे पास है 84.6 मिलियन। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ईयर थ्री की डेप्रिसिएशन। ईयर थ्री की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, सिंपल 84.6 इंटू 40%। और हमारे पास ईयर थ्री की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 33.84। और हमारे पास डब्ल्यू कितनी आ गई ईयर थ्री के एंड में, 84.6 माइनस 33.84, जो हमारे पास आ जाता है 50.76 मिलियन। ये हो गई हमारी 3 साल की डेप्रिसिएशन। ये 3 साल की डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं करना। ये जो हमारी आखिरी डब्ल्यू निकली है वो तीसरे साल की क्लोजिंग और चौथे साल की ओपनिंग है। चौथा साल आपका टैक्स हॉलीडे नहीं है, आपका टैक्स हॉलीडे था ईयर वन से लेके ईयर थ्री जो खत्म हो चुका है। ईयर फोर में आप पे टैक्स अप्लाई होगा और आपको टैक्स पे करना है। तो अब जो मैं डेप्रिसिएशन ईयर फोर की निकालूंगा वो मेरी होगी टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन। फिर अब मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा, फिर टैक्स निकालूंगा। अब हमारे पास ईयर फोर के अंदर आ गई 50.76 इंटू 40%। अब स्टूडेंट्स ने यहाँ गलती की थी, उन्होंने पहले 3 साल डेप्रिसिएशन निकाली नहीं और चौथे साल 235 में 40% लगा दिया। ऐसा नहीं करना था, हमें पहले 3 साल भी डब्ल्यू निकालनी थी, क्योंकि हमें ईयर फोर में तीसरे साल की क्लोजिंग वाली डब्ल्यू इस्तेमाल करनी है। अब जब मैं 50.76 को 40% से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 20.3 मिलियन। ये 20.3 मिलियन अब मैं क्लेम कर सकता हूँ। ये 20.3 मिलियन मेरी टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन है। और मेरी डब्ल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू मेरी आ गई 50.76 माइनस 20.3, जो हमारे पास आ जाता है 30.46 मिलियन। ईयर फाइव इस एसेट का लास्ट ईयर है, इस प्रोजेक्ट का लास्ट ईयर है। इस साल जब हम लोग एसेट को बेचेंगे, एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो हमें कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, कुछ रेसिडुअल वैल्यू मिलेगी। ये सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट पर है, द प्रोडक्शन फैसिलिटी विल हैव अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर फाइव। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी क्या है, 235 मिलियन है।
235 मिलियन का जब मैं 40% निकालूंगा वो इसकी रेसिडुअल वैल्यू है। तो ईयर 5 में इसकी रेसिडुअल वैल्यू है 235 मिलियन इनटू 40%, जो कि हमारे पास आ गया 94 मिलियन। ये 94 मिलियन क्या है? रेसिडुअल वैल्यू। और मेरी WDV क्या है? मेरी WDV इस वक्त है 30.46 मिलियन। मैं लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, लास्ट ईयर हमारा बैलेंस चार्जिंग होती है। अब मुझे रेसिडुअल वैल्यू मिल रही है 94 मिलियन की, मेरी WDV है 30.46 मिलियन की। जो इसके बीच का डिफरेंस है वो हमारा क्या आ गया? बैलेंस चार्ज आ गया। बैलेंस चार्ज क्यों क्रिएट हो रहा है इधर? क्योंकि हमारी रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन WDV है। क्योंकि जो इसका डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है? 63.54। अब ये बोलता है जो 63.54 का डिफरेंस है ना रेसिडुअल वैल्यू और WDV में, आप इसको डेप्रिसिएशन के बेनिफिट में क्लेम कर चुके हो। हमारा तो टैक्स हॉलीडे था और हम लोग टैक्स फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। अगर नॉर्मल सिनेरियो होता, नॉर्मल सर्कमस्टांस होते जहाँ टैक्स हॉलीडे नहीं होता, वहां हम लोग 63.54 जो उसका डिफरेंस है उसका बेनिफिट क्लेम कर चुके। और अब हमें रेसिडुअल वैल्यू में अमाउंट ज्यादा मिल रही है इससे। तो इस चीज को हम लोग एंड में क्या करेंगे? एज अ बैलेंस चार्ट रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट आ रहा होगा उस पे आप ये 63.54 ऐड करेंगे और उसके बाद अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो एनपीवी का सवाल था इसमें ये 3-4 एडजस्टमेंट थी जिसमें स्टूडेंट को असेस करने में मुश्किल हुई। आप जरूर बताइएगा क्या आपने ये सही किए या नहीं। इसमें हमने पहली एडजस्टमेंट कौन सी देखी? संक कॉस्ट वाली। दूसरी एडजस्टमेंट हमने कौन सी देखी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ईयर ऑन ईयर 5% से इंफ्लेट हो रहा था। और उसके बाद हमने डेप्रीसिएशन की और रेसिडुअल वैल्यू की एडजस्टमेंट को देखा। डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट में हमें सिंपल डेप्रिसिएशन स्केड्यूल को कैलकुलेट करना था और वैसे का वैसा ही प्रोसेस था। और रेसिडुअल वैल्यू में आपका एक बैलेंस चार्ट क्रिएट हो रहा था जो आपका टैक्सेबल है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल में। हमारे पास वर्किंग कैपिटल का एक अच्छा तगड़ा सवाल आया था। मैंने जैसे प्रिडिक्ट किया था अपनी वीडियो में, वर्किंग कैपिटल के सिलेबस में चेंजेस आई और मुझे लग रहा था, मेरी गट फीलिंग थी, मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वर्किंग कैपिटल का एक लंबा सवाल टेस्ट हो सकता है। और ये देखिए आपके सामने वर्किंग कैपिटल का सवाल है। और जो मेरी डिस्कशन रही है स्टूडेंट्स के साथ, उनसे मुझे ये पता चला जो सबसे मुश्किल सवाल जो इनको पेपर में लगा है वो क्वेश्चन नंबर 9 वर्किंग कैपिटल का था। जो पहली एडजस्टमेंट या पहली चीज जो एक कॉमन एरर है या मुश्किल जिसमें पेश आई है वो क्या था? फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट की कैलकुलेशन में आपको वर्किंग कैपिटल होल्डिंग पीरियड के लिए ये फिगर चाहिए था और इस फिगर को निकालने में कुछ गलतियां की है स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट से कैश फिक्स ओवरहेड पर यूनिट निकालते वक्त डेप्रीसिएशन को एक्सक्लूड नहीं किया और डेप्रीसिएशन का कभी भी इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल में नहीं आना चाहिए। डेप्रीसिएशन को क्या करना था? एक्सक्लूड करना था। किस तरह करना था देखते हैं। आपके पास जो करंट फिक्स ओवरहेड पर यूनिट था वो कितना था? 2050 और हमारी करंट सेल्स कितनी थी? 280,000। अगर हम लोग करंट फिक्स ओवरहेड निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 280,000 इंटू 2050, तो हमारे पास ये आ जाएगा 574 मिलियन। अब अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 5 करें, टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 80 मिलियन। 80 मिलियन की डेप्रिसिएशन शामिल है इस 574 मिलियन के अंदर। 80 मिलियन की डेप्रिसिएशन शामिल है। मैं 80 मिलियन को इससे निकाल दूंगा और जब मैं 80 मिलियन को इधर से माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 494 मिलियन। ये 494 मिलियन टोटल करंट फिक्स्ड ओवरहेड्स है। अब मेरी एक्सपेंशन होने वाली है, एक्सपेंशन की वजह से मेरे कॉस्ट पे अफेक्ट आएगा। अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़े, टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 85 मिलियन। इसका मतलब जो मेरा एक्सपेंशन होने वाली है उसकी वजह से फिक्स ओवरहेड्स 85 मिलियन से बढ़ जाएंगे। इन 85 मिलियन के अंदर 20 मिलियन की डेप्रिसिएशन शामिल है। तो सिंपली मैं 85 मिलियन माइनस 20 मिलियन करूंगा, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 65 मिलियन। ये मेरी क्या है? न्यू फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट है। इस 65 को मैं इधर ऐड कर दूंगा। इस 65 को मैंने इधर ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? 559 मिलियन। ये मेरे पास क्या है? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड। अब मुझे पर यूनिट निकालना है। पर यूनिट के लिए मैं इसको डिवाइड करूंगा, मेरे टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए और सेल हो गए।
अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 1 इधर देखें, एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 390,000 पेयर्स। अब टोटल कितने पेयर्स बिकेंगे, कितने यूनिट्स बिकेंगे? 390,000। तो ये जो मेरी टोटल फिक्स ओवरहेड है 559 मिलियन के, अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कितने यूनिट से? 390,000 यूनिट से डिवाइड कर लूंगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा? पर यूनिट आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? पर यूनिट फिक्स ओवरहेड आ जाएगी। वो कितनी है? ये हमारे पास आ गई 1433.33। ये हमने निकाल दी फिक्स ओवरहेड पर यूनिट। जो दूसरी चीज जहाँ स्टूडेंट्स को मुश्किल आई थी, वर्क इन प्रोसेस WIP की वैल्यूएशन करनी थी। उस वैल्यूएशन में स्टूडेंट्स ने गलती की है। मैंने जो डिस्कस किया है तो मुझे पता चला है काफी मिस्टेक्स की इसमें। स्टूडेंट्स ने सिंपल टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को किससे मल्टीप्लाई कर लिया? 50% से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि लिखा हुआ था ऑन एवरेज वर्क इन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट, और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन कर ली। ये गलत मेथड था। आपको प्रोसेस कॉस्टिंग वाला तरीका इस्तेमाल करना था, जिसपे आप इक्विवेलेंट कॉस्ट पर WIP यूनिट निकालते, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर वर्क इन प्रोसेस यूनिट निकालते, और उस तरीके से कैलकुलेशन करते तो सही करते। अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को 50% से, तो ये आपने गलत तरीके से वैल्यूएशन किया है। अब कैलकुलेट करते हैं वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन। टोटल वर्क इन प्रोसेस होल्डिंग वैल्यू हमारे पास कितनी थी? इसको रीड कीजिएगा। रॉ मटेरियल्स आर इशूड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब ये जो रॉ मटेरियल है पर यूनिट 3750, ये स्टार्ट में ही लग चुका है। इसका मतलब हमारी जो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है उसमें 3750 पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये 100% लग चुका है स्टार्ट में ही। आगे रीड करते हैं, पैकिंग मटेरियल्स आर एडेड एट द एंड। पैकिंग मटेरियल्स एंड में ऐड हुए, इसका मतलब ये अभी हम लोग 50% में पहुंचे। पैकिंग मटेरियल्स ऐड ही नहीं हुए, तो पैकिंग मटेरियल में 0% लूंगा। मैं पैकिंग मटेरियल्स की क्या कॉस्ट लूंगा? 0 लूंगा। आगे बढ़ते, कन्वर्जन कॉस्ट आर इंकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। इसका मतलब 50% ऑन एन एवरेज कंप्लीट है, और 50% हमारी कन्वर्जन कॉस्ट इंकर हो गई है, क्योंकि वो इवनली इंकर हो रही है। हमारी कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर क्या आ गया? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया, और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 1680 आ गया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट कितना है? 720 है। और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट कितना है? हमने जो नया निकाला है, जो एडजस्टेड निकाला है, वो इस्तेमाल करना है, और वो है हमारे पास 1433.3। अब इस पूरी कन्वर्जन कॉस्ट को हम लोग सम करेंगे, और हमारे पास क्या आता है? 3833.33। अब ये 100% है, हमने कितना इनकर किया है? 50% किया है, तो हम लोग 50% शामिल करेंगे वर्क इन प्रोसेस में। इसका मैं निकाल लूंगा 50%। जब मैं इसका 50% निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1916.67। तो 3750 आपका रॉ मटेरियल आ गया, पैकिंग मटेरियल आपका 0 आ गया, 1916 ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। टोटल मैं इसको करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5666.67। ये मेरी पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट है वर्क इन प्रोसेस की। अब मुझे टोटल निकालना है, टोटल वर्क इन प्रोसेस होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है। पहले ही देखिएगा, अज्यूम 360 डे ईयर, मतलब साल कितने का है? 360 डेज का है। उसके बाद ये चीज नोट करें, द प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 20 डेज। मतलब वर्क इन प्रोसेस जो पड़ा हुआ है वो कितने दिन का पड़ा हुआ है? 20 दिन के लिए होता है। और हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं? जो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस और सेल होने वाले, वो 390,000 के हैं। अब मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने? 390,000 है, और मेरी प्रोडक्शन को कितने दिन लगते? 20 डेज लगते। मेरे पूरे साल में कितने दिन है? 360 डेज है। तो इसको मैं सिंपली प्रोरेट करूंगा 20/360, ताकि मेरे पास वो इन्वेंट्री निकल जाए, वो यूनिट्स निकल जाए जो मेरे वर्क इन प्रोसेस में पड़े हुए। ये आपके पास आ गया 21,666.67। ये नंबर ऑफ यूनिट्स है जो मेरे वर्क इन प्रोसेस में पड़े हुए। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21,667। ये यूनिट्स आ गए वर्क इन प्रोसेस के, और मैंने पर यूनिट वैल्यू वर्क इन प्रोसेस के ऊपर कैलकुलेट की भी है। वो कितनी है? 5666.67 थी। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क इन प्रोसेस होल्डिंग वैल्यू। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 122.78 मिलियन। तो इस तरह करनी थी आपको वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन। उसके बाद जो हमारे पास वैक का सवाल है, वैक के सवाल में भी स्टूडेंट्स को कहीं कहीं मुश्किल आई।
कहीं कहीं एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने में इशू आया। अगर आप इसका पार्ट ए देखें, पार्ट ए का सिंपली करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। अब पार्ट ए के अंदर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला होगा तो आपने पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली होगी। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी थी वो डीवीएम मॉडल से निकालनी थी, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से सबने कॉस्ट ऑफ इक्विटी आसानी से निकालनी होगी। अब अगर आप पार्ट बी में जाए तो आपको एक रिवाइज रेट निकालना था, और अगर आप पढ़े न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के मुताबिक आपका बिजनेस रिस्क इंक्रीज हो गया। बिजनेस रिस्क जब इंक्रीज हुआ तो आपका बीटा चेंज हो गया। बीटा कितना हो गया? 1.3 हो गया। अब इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी क्या होनी थी? रिवाइज होने वाली थी। स्टूडेंट्स ने एक गलती की, जो पुरानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी उसको इस्तेमाल कर लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अपडेट नहीं किया, रिवाइज नहीं किया। अब इधर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए कौन सा मॉडल अप्लाई होने वाला था? CAPM का होने वाला था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। तो ये सिंपल आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला था, और आपको इसको इस्तेमाल करके क्या निकालनी थी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी थी, के निकालना था। हमारे पास बीटा क्या आ गया? 1.3 आ गया। और हमारे पास रिस्क फ्री रेट क्या है? रिस्क फ्री रेट हमें क्या दिया हुआ है? 10% का रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास 10%। तो यहाँ आपका 10% आ जाता था। अब इधर मार्केट रेट मौजूद नहीं था, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, अरे इस ब्रैकेट को देखो, ये क्या है? RM-RS, इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। के रिस्क फ्री रेट से कितना ऊपर रेट मिल रहा है मार्केट के अंदर। अगर मैं कोई रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कोई मैं रिस्क वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इन दो रेट के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना प्रीमियम है। जब मैं रिस्क फ्री को छोड़ता हूँ और मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना प्रीमियम मिलता है, इस चीज को बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। और ये हमारे पास क्या था? 6%। तो ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू हमें दी हुई थी, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या थी? 6%। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते, 10% प्लस 1.3 इंटू 6%, तो आपकी नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाती, विच इज 17.8%। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस तरह कैलकुलेट करनी थी। स्टूडेंट्स ने क्या किया? वही जो पार्ट ए में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की, उसी को आगे यूज कर लिया। हमारे पास पार्ट बी के अंदर दो ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते, 1 for 4 राइट इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40 पर शेयर। अब जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी थी ना, अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए क्या चाहिए मुझे? पर शेयर मार्केट वैल्यू चाहिए। अब जो स्टूडेंट ने गलती की है, पर पर शेयर मार्केट वैल्यू क्या इस्तेमाल की? 78 की इस्तेमाल की, जो कि गलत है। आपको एक नई प्राइस निकालनी थी, नई मार्केट वैल्यू निकालनी थी। राइट इश्यू जब भी होता है तो शेयर्स की प्राइस क्या होती है? गिर जाती है, और एक नई प्राइस फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस या टर्म। आपको टर्म कैलकुलेट करनी थी और उससे आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी थी। अब सिंपली ये टर्म कैसे निकलती है इसको देखते हैं। आपके पास अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है ऑर्डिनरी शेयर की? 78। ये क्या है? कम डिविडेंड है। हमें क्या प्राइस चाहिए होती है? एक्स डिविडेंड होती है। आपको पता है हमें डिविडेंड वाली प्राइस नहीं चाहिए होती है, हमें एक्सक्लूडेड डिविडेंड प्राइस चाहिए होती है, जिसको एक्स डिविडेंड बोलते हैं। हमारे पास डिविडेंड कितने का है? ₹8 का डिविडेंड है। तो मैं क्या करूंगा? 78 माइनस 8, मेरे पास क्या आ गया? एक्स डिविडेंड प्राइस आ गई। एक्स डिविडेंड प्राइस मेरे पास क्या आ गई? ₹70 पर शेयर। और एक और प्राइस चाहिए, राइट की प्राइस क्या है? राइट इशू हुआ है, उसके एक शेयर की प्राइस क्या है? सबसे पहले मुझे पार वैल्यू चाहिए। पार वैल्यू क्या है? मेरी 10 है। और ये राइट कितने में इशू किया है? ₹40 के प्रीमियम में इशू किया है। मतलब जो ₹10 पार था उसके ऊपर 40 ऐड हो गया, तो हमारे पास एक राइट की वैल्यू कितनी आ गई? ₹50। अब इसकी टर्म्स को देखते, 1 for 4 राइट इशू, इसका मतलब मेरे पास जब 4 ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए तो मुझे एक राइट शेयर मिलेगा। इसका मतलब जब ये 4 मेरे पास 70 वाले शेयर हो गए तो मुझे क्या मिलेगा? एक राइट शेयर मिलेगा जो 50 वाला होगा। अब टर्ट कैसे निकलेगी? टर्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या सिंपल सा फॉर्मूला है? इसको वेटेड एवरेज करना है। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो ये रहा सिंपल सा, टर्ट इक्वल्स टू existing shares into existing price plus
राइट शेयर्स, नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस, और इस टोटल को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ टोटल शेयर से। तो सिंपल फॉर्मूला क्या था, एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू एग्जिस्टिंग प्राइस प्लस राइट इशू के शेयर्स, नंबर ऑफ राइट इशू शेयर्स इनटू राइट इशू की प्राइस, और इस पूरे सम को डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। अब हमारे केस में क्या है, 4 ऑर्डिनरी शेयर में 1 राइट इशू मिल रहा है, तो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर है 4 इनटू मेरी एग्जिस्टिंग प्राइस क्या है 70 रुपीज। इसको मैं प्लस करूंगा, मेरे राइट शेयर कितने, मुझे 4 पे कितना राइट मिला है, 1 राइट शेयर मिला है, तो 1 आ जाएगा अंदर। और इस 1 की कितनी कॉस्ट है, 1 की कॉस्ट है 50, तो 1 इंटू 50 करूंगा और इसको डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ टोटल शेयर्स। मेरे पास पहले 4 शेयर्स थे, अब मेरा एक नया राइट शेयर आया, टोटल मेरे पास हो गए 5। अब जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आ गया, ₹66। जब मैं ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करूंगा, मुझे पर शेयर मार्केट वैल्यू चाहिए होती है, पर शेयर मार्केट प्राइस चाहिए होती है, तो पर शेयर वैल्यू में उठाऊंगा, वो कौन सी उठाऊंगा, 66 वाली। स्टूडेंट्स ने यहाँ गलती की 78 वाली यूज करके, आपको टर्म कैलकुलेट करनी थी और ये 66 को इस्तेमाल करना था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन एक आखिरी एडजस्टमेंट देख लेते, जहाँ स्टूडेंट्स को उधर भी थोड़ी बहुत मुश्किल आई, फिर उसको देख के हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। जो अगर आपका दूसरा फाइनेंसिंग का ऑप्शन आप चेक करें, एन इशू ऑफ 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, इसको मैं डेट कंसिडर करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, डेट कंसिडर करूंगा। ऑफ ₹100 each, sufficient to raise funds equivalent to right issue. These shares will be redeemed after 4 years at a 20% premium. अब ये जो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है या ये कॉस्ट ऑफ डेट है, स्टूडेंट ने डायरेक्ट क्या इस्तेमाल कर लिया, 12%। ये गलत, क्या 12% आपको कॉस्ट में इस्तेमाल नहीं करना था, क्योंकि जब ये रिडीम हो गए तो 20% प्रीमियम में हो गए, तो इसकी एक नई कॉस्ट निकलनी थी। और वो नई कॉस्ट आप कैसे निकलते, आप इसका निकालते IRR निकाल के इसकी नई कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। जबकि स्टूडेंट्स ने गलती क्या कर ली, कॉमन गलती कर ली, 12% को डायरेक्ट यूज कर लिया। इसका IRR कैसे निकलेगा, मेरे पास इश्यू प्राइस कितनी है, 100 रुपीज की है, और मुझे हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 12% का। 12 इंटू इंटरेस्ट हमेशा किसमें मिलता है, पार वैल्यू में मिलता है। तो 100 पे 12% लगाओगे तो 12 का इंटरेस्ट मिलेगा। ये कब तक मिलेगा, 4 साल मिलेगा, तो 4 साल मुझे 12 का इंटरेस्ट मिलेगा, और चौथे साल ये रिडीम हो जाएगा। रिडीम कितने में होगा, 20% प्रीमियम में। इसका मतलब 100 इंटू 120% करूंगा, 120 आएगा। इसकी रिडेम्पशन प्राइस क्या है, 120। इसका सिंपली IRR निकाल दूंगा। इसका टेबल बना के मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ईयर 0 में आपकी क्या है, इश्यू प्राइस 100 रुपीज की इश्यू प्राइस। ईयर 1 में आपको इंटरेस्ट मिला 12 का, ईयर 2 में भी 12 का, ईयर 3 में भी 12 का, ईयर 4 में 12 का इंटरेस्ट भी मिला, और आपको रिडेम्पशन प्राइस भी मिली, जो हमने ऊपर देखा क्या थी, 120। सिंपली आपको इसका क्या करता था, IRR निकालना था। अगर आप इसका IRR निकाले तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास IRR क्या आ जाएगा, 16.05%। तो ये जो नई कॉस्ट बन गई वो कितनी बन गई, 16.05%। इतना सिंपल था। अगर आप अगस्त में अपेयर कर रहे हैं तो अब आपको पता चला एग्जामिनर की अप्रोच चेंज हो गई है। एग्जामिनर अब डेप्थ में जा रहा है, डिटेल में टेस्टिंग कर रहा है, एडजस्टमेंट मुश्किल कर रहा है। अब वो जो CFA 4 स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस है ना, जो पहले BFD हुआ करता था, उसकी टेस्टिंग इधर BIA में ला रहा है। BIA का पेपर 70%, वो फाइनल वाला पेपर है, 70% स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस आपका इधर टेस्ट हो रहा है। पेपर आपका मुश्किल हो रहा है, न्यूमेरिकल में वो डेप्थ में जा रहे हैं, थोड़ी मुश्किल कर रहे हैं, डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। और आपका जो सेक्शन ए भी है वो भी पूरा केस स्टडी टाइप जाने वाला है, जिसमें आपको सिनेरियो में फोकस करना है। क्रैमल आपकी काम नहीं आएगी, रोड लर्निंग काम नहीं आएगी। तो इस पूरी तैयारी के लिए अगर आप अगस्त में ये सब जगह अपेयर कर रहे हैं तो मिलते हैं हमारी ओरिएंटेशन क्लास में, जो कि नेक्स्ट सैटरडे। टिल दैट, MS साइंस ऑफ। थैंक यू।